एक फेमस मूवी मुन्ना भाई MBBS ब्लॉकबस्टर मूवी, उसका एक सीन है जिसमें बोमन ईरानी जो प्रिंसिपल डायरेक्टर का डीन का रोल प्ले करते हैं और वो पूछते हैं क्लास में एनी क्वेश्चंस। तो मुन्ना भाई यानी संजू बाबा खड़े होके क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे। शायद मिमिक्री अच्छी ना हो, इन्फॉर्मेशन काम की ज़रूर है दोस्तों। यस, उधर कोई मरने की हालत में रहेगा कैजुअलिटी में, तो फॉर्म भरना ज़रूरी है क्या? तो सब लोग हंसते हैं और वहाँ पे डीन डॉक्टर आंख बचा के निकल जाते हैं। आपकी अगली क्लास नेक्स्ट डे 8 बजे होगी। जी हाँ दोस्तों, रियल लाइफ में अगर ऐसा आपके साथ हो कि कोई मरने की हालत में है, आप उसे हॉस्पिटल ले गए और क्या वहाँ पे डॉक्टर उसको जो फर्स्ट एड या उसको ट्रीटमेंट देने से मना कर सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट डॉक्टर है चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर है? क्या ये भी आपका फंडामेंटल राइट है? यस फ्रेंड्स, ये मज़ेदार इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में बीच में दूंगा, बने रहिए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हेमंत। दोस्तों अगर आप नए हैं, मैं बता दूं रोज़ शाम को 7:15 हमारी न्यू वीडियो आती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स बिंदास होके पूछें, जो भी डाउट्स हैं आपके मैं जवाब ज़रूर दूंगा। दोस्तों हमने स्टार्ट किया था चैप्टर फंडामेंटल राइट्स। आज का टॉपिक है दैट इज़ पार्ट 12 ऑफ चैप्टर 9 फंडामेंटल राइट्स। लास्ट टाइम आपको होमवर्क क्वेश्चन पे छोड़ा था, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 69। Under which of the following articles of the Indian Constitution it has been provided that all minorities shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice? किस आर्टिकल्स के तहत ये प्रावधान दिया गया है? सारी माइनॉरिटीज़ अल्पसंख्यक जो हैं उनके पास अधिकार है अपनी चॉइस का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाएं और उसे चलाएं। ये 4 ऑप्शंस थी, 28, 29, 30, 31। कौन सा आर्टिकल इनमें से? यूपीपीसी 2017 क्वेश्चन था, बहुत बार रिपीटेड पुरानी वीडियो में करवाया है मैंने। दैट इज सीज आंसर आर्टिकल 30। 30 नंबर आर्टिकल के तहत ऐसा कर सकते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपनी चॉइस के इंस्टीट्यूशन को चला सकते हैं। सो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 एंड फर्स्ट वन ऑफ दिस सेशन, Which article of the Constitution protects the right of the minorities to establish and administer education institution of their choice? Repeated question, आंसर आपको याद होगा अच्छे से, अभी बताया मैंने। That is D, UPPCS 1997 का क्वेश्चन। आंसर इज D, आर्टिकल 30। ये आर्टिकल्स आपकी स्क्रीन पे दिए हैं, स्क्रीनशॉट फिर से ले लें रिवीजन के लिए। आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार है आपके पास। 19(1) के अंदर 6 क्लॉज दिए हैं, A, B, C, D, E, F, जिसमें आपको अलग अलग राइट्स दिए गए हैं, किस प्रकार की आज़ादी आपको मिलती है। वो पुरानी वीडियोस में मैंने करवाई है। और जो फ्रेंड्स नए हैं, मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा फिर से कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 प्लीज़ अच्छे से देख लें। 15 से 20 मिनट में मैंने पूरा चैप्टर रिवाइज करवा रखा है, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रखे हैं। जो नए भी हैं उनके लिए रिवीजन नहीं है, न्यू चैप्टर है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, टू दी पॉइंट, कोई डिटेल्ड फालतू का इधर उधर का ड्रामा नहीं है। सो प्लीज़ उसको ज़रूर देखें और यहाँ पे कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर आर्टिकल नंबर 26, जिसमें फ्रीडम दी गई है मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स। रिलीजियस अफेयर्स जो हैं, धार्मिक जो भी मसले हैं, उनकी आज़ादी है, कैसे वो उसे मैनेज कर सकते हैं। अपनी मर्जी की प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, मूवेबल, अमूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी, गाड़ी बंगला लेना है, कोई बिल्डिंग एक्वायर करनी है, वो सब कर सकते हैं आप। और कैसे उसको प्रोपेगेट करना अपने धर्म को, वो भी कर सकते हैं। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। जो भी अल्पसंख्यक है हमारे देश में, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बुद्धिस्ट, जैनिज्म, पारसी, ये सब लोग माइनॉरिटीज़ में हैं, तो इनकी हितों की रक्षा भी हमारे देश में है। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये राइट है माइनॉरिटीज़ के, वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं और स्थापित कर सकते हैं अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अपनी चॉइस के। क्वेश्चन नंबर 71, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। असर्शन ए मतलब कथन क्या है? आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन द टर्म माइनॉरिटीज। जो अनुच्छेद नंबर 30 है हमारे संविधान का, वो परिभाषित नहीं करता है, डिफाइन नहीं करता है टर्म माइनॉरिटीज को। माइनॉरिटी टर्म की डेफिनेशन नहीं दी गई है 30 नंबर आर्टिकल में। ओके, रीजन, कथन क्या है? कथन का जो कारण है वो दिया है, द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज ओनली लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। जो संविधान है हमारा, वो लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के आधार पे और धार्मिक धर्म के आधार पे 2 ही प्रकार की माइनॉरिटीज को आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज करता है, पहचान देता है, मान्यता। तो बताएं इसमें से क्या आपकी ऑप्शंस दी गई हैं?
ये आपके सामने है, आई विल नॉट वेस्ट टाइम स्पीकिंग। ए एंड आर ट्रू, आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बी क्या ऑप्शन है, सी आपके सामने है, डी आपके सामने। यूपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन, आगे चलते हैं। आंसर क्या है इसका, लेट्स सी। और ये इसका आंसर था बी, दैट इज ए एंड आर बोथ आर ट्रू, और आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली ट्रू हैं, बट आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आर्टिकल 30 क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द राइट ऑफ द माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर। ये मैंने बताया भाई, ऐसे ऐसे वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं, तो लेट्स नॉट रिपीट इट। सारी की सारी माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन द रिलीजन और लैंग्वेज, चाहे वो भाषा के आधार पे या धर्म के आधार पे, शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, कि वो अपनी पसंद का, अपनी मर्जी का इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं और उसे चला सकते हैं। आर्टिकल 30(1) में, क्लॉज 1 में दिया गया है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 ये क्या कहता है, स्टेट शैल नॉट, स्टेट को क्या नहीं करना चाहिए, इन ग्रांटिंग एड टू द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जब वो ग्रांट दें, मतलब सहायता, मदद दें पैसे से, फंड्स के साथ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑन द ग्राउंड, मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए किन ग्राउंड्स पे, दैट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ ए माइनॉरिटी, कि ये किसी माइनॉरिटी के अंडर जो मैनेजमेंट है, मतलब मैनेजमेंट जो है किसी माइनॉरिटी द्वारा हो रही है, और वो माइनॉरिटी भाषा के आधार पे, वेदर बेस्ड ऑन द रिलीजन और लैंग्वेज, ये पार्शियलिटी या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि भाई ये लैंग्वेज के आधार पे माइनॉरिटी है तो हम इसको देंगे, ये धर्म के आधार पे हम इसको जो ग्रांट है, फंड्स की ग्रांट मिलती है चलाने के लिए, वो हम नहीं देंगे। ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। सो इट इज क्लियर दैट माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन दिस आर्टिकल, कि माइनॉरिटी इस आर्टिकल में डिफाइन नहीं की गई है, कि जब भी ग्रांट दे स्टेट, वो ये भेदभाव ना करे कि इसकी मैनेजमेंट एक माइनॉरिटी के द्वारा हो रही है और वो माइनॉरिटी रिलीजियस है कि लिंग्विस्टिक है, भी माइनॉरिटी है, दैट्स इट, आप उसको ग्रांट देंगे। माइनॉरिटी इस आर्टिकल में डिफाइंड नहीं है, इसीलिए दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली ट्रू हैं, बट आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स देखें। 1, आर्टिकल 301 इज रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी, 301 प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, संपत्ति के साथ। बी, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट, लीगल राइट है, जो प्रॉपर्टी का राइट है वो आपका एक संवैधानिक या लीगल कानूनी अधिकार है, बट नॉट अ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट नहीं है। आर्टिकल 3 के अंदर दिया है आर्टिकल 300A, 300A अनुच्छेद जो दिया गया है वो इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 44th अमेंडमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट, की जो 300A आर्टिकल ऐड हुआ था 44वें संशोधन 1978 के द्वारा। 1978 में याद करें कौन सी सरकार थी, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार थी। तो क्या स्टेटमेंट सही है, 1, 2, 3, 3 स्टेटमेंट आपने देख ली। ये ऑप्शंस हैं ओनली 2, 2 एंड 3, C 1 एंड 3, D 1, 2, 3। सो फ्रेंड्स, IAS प्री 2005 का क्वेश्चन था ये, एंड आंसर इज ए दैट इज ओनली 2। सेकंड स्टेटमेंट सही है, 301 प्रॉपर्टी का आर्टिकल नहीं था। 301 इज रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ द ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड नॉट विद द राइट टू प्रॉपर्टी। इंटरकोर्स के 2 मायने होते हैं, यहाँ पे ट्रेड वाले की बात की जा रही है, तो इसको वहीं समझें। 301 इज रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ द ट्रेड, आप व्यापार कर सकते हैं, फ्रीडम है आपको, कॉमर्स है ना, बिजनेस कर सकते हैं। इंटरकोर्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, एक से दूसरी फर्म के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। एंड नॉट विद द राइट टू प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F, उसके अंडर, बट द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने इस क्लॉज को ओमिट कर दिया, वहां से हटा दिया, डिलीट कर दिया, और 300A आर्टिकल ऐड किया गया, इंसर्ट किया गया, जिसमें कहा गया नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, कि कोई भी पर्सन अपनी उसकी प्रॉपर्टी से वंचित ना हो जो उसने संवैधानिक तौर पे ली है, कानून उसकी रक्षा करेगा अगर उसने कानून के हिसाब से प्रॉपर्टी एक्वायर की है। सो फ्रेंड्स, उसके बाद है नेक्स्ट इज, इस टाइम पे गवर्नमेंट थी जनता पार्टी की गवर्नमेंट, तो राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट रहा, फंडामेंटल राइट नहीं है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। सी इसलिए गलत हो गई है क्योंकि जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, ना कि कांग्रेस की गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन बी एनफोर्स्ड अंडर द आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, बी फंडामेंटल राइट्स, सी स्टैच्यूटरी राइट्स, डी ऑल ऑफ द अबव। सो देखिए,
कौन से राइट्स हैं जो 32 के अंदर दिए गए हैं, बहुत बार बताया है मैंने पुरानी वीडियोज़ में, प्लीज़ उसको रेफ़र करें। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं कि क्या है, ये आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में है कि 32 नंबर अगर जब भी आप कोर्ट में जा सके रिट लागू करवा सकते हैं, यू कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात की गई है। आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अगेंस्ट द वायोलेशन और ट्रांसग्रेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अगर उनका हनन होता है, उसमें कोई भी हस्तक्षेप होता है, तो आप जा सकते हैं कोर्ट्स में उसको लागू करवाने के लिए। ये पार्ट 3 में दिया गया है। The Supreme Court shall have the power to issue directions or the orders of the writs, including writs like habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari, which may be appropriate for the enforcement of any of the rights conferred by the Part 3। कि मतलब ये 5 प्रकार के रिट ऑर्डर्स के द्वारा, रिट्स के द्वारा कोर्ट उन फंडामेंटल राइट्स को लागू करवा सकती है। दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन कॉल्ड गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। गार्डियन जो उसका रक्षक, कोर्ट है हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षक, वही लागू करवाती हैं अगर उनका हनन हो जाए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 74, द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अब गार्डियन से पहले बता दूं कि नेक्स्ट मैं बताने वाला हूं अभी आपको, नेक्स्ट वो मसालेदार इंफॉर्मेशन मुन्ना भाई एमबीबीएस वाली, कि भाई अगर इंजर्ड हैं आप तो फंडामेंटल राइट कौन सा क्या वायलेट हो रहा है, डॉक्टर क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो ये क्लियर हो गया आपको। जुडिशरी अभी अभी हमने पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट, दैट इज मतलब जुडिशरी न्यायपालिका, वही इनकी रक्षक है हमारे फंडामेंटल राइट्स की। इसको पढ़ लें एक्सप्लेनेशन को। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज असाइंड जुडिशरी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट्स, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। रक्षक का काम असाइन किया गया है इनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को, कि ये इनका ख्याल रखेंगी, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगी। मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट इज द एक्सक्लूसिव राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट क्या है इनका फंडामेंटल राइट्स का, एक्सक्लूसिवली दिए गए हैं जो संविधान में, और इनकी रेमेडीज यहाँ पे दी गई हैं। और गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज जुडिशरी। अब चलते हैं उस टॉपिक पे, और ये था आपका एक रिवीजन क्वेश्चन के द्वारा, क्वेश्चन नंबर 60। ये क्विकली मैं दिखाऊं आपको, दैट इज यस, ये आ गया है क्वेश्चन नंबर 60। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द प्रीव्यू ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद आया, ये आई थिंक पार्ट 10th के अंदर मैंने करवाया था वीडियो में, और कि इसमें 21 के दायरे में क्या नहीं आता। 21 आर्टिकल के दायरे में नीचे दी गई 4 ऑप्शंस में से क्या नहीं आता। ए, मेडिकल एड टू इंजर्ड बाय डॉक्टर, कोई इंजर्ड को मेडिकल एड मिले डॉक्टर के द्वारा। बी, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द वीमेन एट द वर्क प्लेस, कि वर्क प्लेस पे किसी फीमेल की सेक्सुअल हरासमेंट ना हो। सी, पोल्यूशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर, कि आपको पानी है जो पीने का साफ सुथरा मिले। डी, कैपिटल पनिशमेंट। एंड आंसर वाज डी, कि फांसी की सज़ा जो है वो फंडामेंटल राइट की वायलेशन नहीं है, क्योंकि कोई हीनियस क्राइम किया है, वो जघन्य अपराध किया है आपने, ज़बरदस्त ऐसा, मतलब बहुत बुरा काम किया है, बुरा अपराध किया है, तब आपको फांसी की सज़ा दी जाती है। तो वो कोई मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है। 21 मतलब आपकी लाइफ एंड लिबर्टी नहीं छीनी जा रही, आपको किसी एक्ट के अगेंस्ट पनिश किया जा रहा है वो। अब आगे चलते हैं एक्सप्लेनेशन में। यहाँ पे जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ, ये ऑप्शंस आपके सामने आ गई। फर्स्ट पढ़िए आप, मेडिकल एड टू द इंजर्ड बाय डॉक्टर परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 सुप्रीम कोर्ट का केस था ये। इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में बताता हूं आपको मैंने एक जो स्क्रीनशॉट आपके लिए लेके रखा है, जस्ट अ मिनट। यस, दिस इज द यस, ये है फ्रेंड्स। पहले इस केस के बारे में थोड़ा बता दूं क्या है। डॉक्टर परमानंद कटारा ये एक डॉक्टर थे किसी हॉस्पिटल में, तो कोई ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई गई थी एक कोर्ट के अंदर। हुआ क्या था कि कोई किसी इंजर्ड को, स्कूटर वाला बेचारा कोई रोड पे उसे कोई मार गया और वो बुरी तरह से ब्लीडिंग हो रही थी उसे बहुत ज़्यादा, तो उसको कोई उठा के, कोई तरस खा के, इस भावना के साथ कि मैं इसको इलाज करवाऊं टाइमली, इसकी जान बचाऊं, वो हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर परमानंद कटारा ने उनको मना कर दिया कि वो ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, कि पहले इसकी प्रॉपर एफआईआर हो, क्या है, किसने मारा है, लीगल जो सारा प्रोसेस है वो हो, फिर मैं इसे दूंगा। तो आप इसको यहाँ, अगर यहाँ तो इलाज नहीं मिलेगा, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एग्जैक्ट करीब करीब एक हॉस्पिटल है जहाँ पे ये मेडिकल और लीगल प्रोसेस होके और ऐसे केसेस को हैंडल करते हैं। तो उस आदमी ने बिना देरी किए क्विकली वो उठा के उन्हें वहाँ तक लेके गया, लेकिन बिना टाइम वेस्ट किए भाई वो ब्लड की का जो फ्लो है इतना ज़्यादा हो गया कि खून निकल गया और उनकी डेथ हो गई।
उसके बाद उन्होंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई जन याचिका कोर्ट में कि भाई डॉक्टर की क्या ये ड्यूटी है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे पब्लिक है। अब इसके बारे में रीड करते हैं। परमन कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 का केस था। लैंडमार्क जजमेंट थी इंडियन सुप्रीम कोर्ट की, जिसने एस्टैब्लिश किया दैट ऑल डॉक्टर्स पब्लिक एंड प्राइवेट हैव अ फंडामेंटल ड्यूटी। मौलिक अधिकार नहीं है, अगला चैप्टर आगे आएगा, फंडामेंटल ड्यूटी। हमारा कर्तव्य भी क्या है, नहीं तो वो उसको ना करके भी हम दिक्कत में आ सकते हैं। Provide that medical aid to the accident victims to preserve life under Article 21 Constitution, overriding procedural formalities and medico-legal issues। मतलब जब भी कोई विक्टिम आ जाए उसको मेडिकल एड देनी विक्टिम्स को, उसकी लाइफ को बचाने के लिए, क्योंकि भाई जान है तो जहान है, जान से ऊपर तो कुछ नहीं है। फिर क्या कानून रह गया, क्या नौकरी रह गई, किसी की आपने जान ही जाने दी तो फिर क्या क्या मतलब रह गया उस चीज़ का। किसी भी पढ़ाई का, किसी भी कानून का कोई मतलब नहीं है। इसलिए उन्होंने बोला कि ओवरराइड करते हुए जो भी प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ हैं, ओवरराइड मतलब उसको डोमिनेट करके, उसको दरकिनार करके, उसके ऊपर कानून है 21 नंबर आर्टिकल, उसको ध्यान में रखें। और फिर जो मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको साइड करके पहले आप उसे एड दें, लीगल जो मेडिकल एड दें। इट इज़ इफेक्टिवली क्रिएटेड इंडियाज़ गुड समैरिटन लॉ। गुड समैरिटन लॉ मतलब एक दोस्ताना लॉ कि जो लोगों के लिए मैंडेटिंग स्विफ्ट ट्रीटमेंट विदाउट फियर ऑफ द लीगल रिपरकशंस एंड इंश्योरिंग अ राइट टू इमरजेंसी केयर। मतलब एक ऐसा लॉ बने, ये ना हो कि कोई क्रिमिनल था, किसी को गोली लगी हो, उसकी जान जा रही, चाहे पुलिस ने गोली मारी, अगर वो आया वहाँ पे तो एटलीस्ट पहले उसकी जान बचाई जाए। क्या पता पुलिस ने गोली मारी, वो दोषी था कि नहीं था, डाउट के बेस पे मार दी, तो इसीलिए फिर बाद में डॉक्टर को पकड़ लें कि भाई आपने ट्रीटमेंट दिया था, आपने जान बचाई, तो डॉक्टर सोचे यार मैं किसी चक्कर में पड़ूंगा तो मैं इसकी जान ना बचाऊं। इसलिए उस लॉ को बनाया गया गुड समैरिटन लॉ कि अच्छे भाव में कि कोई डॉक्टर भी आगे बढ़ के उसकी हेल्प कर सके और उसके बाद कोई दिक्कत ना आए डॉक्टर को भी। मेकिंग इट क्रूशियल रूलिंग फॉर द इमरजेंसी मेडिसिन। तो इमरजेंसी मेडिसिन के लिए सारा कुछ दिया गया। की एस्पेक्ट क्या थे, पैरामाउंसी ऑफ लाइफ की लाइफ से ऊपर भाई कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि पेपर वर्क के कारण जो डिले होती है वो लोगों की जान चली जाती है। तो ड्यूटी है डॉक्टर्स की, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है, लोगों की जान पहले बचाएंगे बिना कोई डरे। और उसके बाद पुलिस को, गवर्नमेंट को भी गाइडलाइंस दी गई हैं कि उन डॉक्टर्स को भी अननेसेसरी कोई लीगल प्रोसेस में इन्वॉल्व ना करें, ताकि वो भी मोटिवेट हों आगे अच्छा काम करने के लिए। सो दोस्तों, कैसी लगी मज़ेदार इन्फॉर्मेशन? तो आई होप कि मुन्ना भाई यानी कि संजू बाबा, जिनकी मिमिक्री शायद मैं अच्छे से तो नहीं कर पाया, कभी नाना पाटेकर की मिमिक्री अच्छे से करके दिखाऊंगा आपको, दैट आई कैन डू ठीक ठाक, जो कॉलेज में मैं करता था। सो दोस्तों, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इन केसेस की भी आगे मज़ेदार स्टोरी के थ्रू दोबारा रिवीजन करवाऊंगा, बहुत सारी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। अभी हम थे क्वेश्चन नंबर 75 पे, उस पे चलते हैं आगे। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 75। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? क्या करेक्ट इसमें से नहीं है? ए, के.एम. मुंशी वाज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। के.एम. मुंशी एक मेंबर थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी हमारे संविधान की, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बैठी थी। सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी एक, कई सारी कमेटीज़ बनी थी। इसको अच्छे से डिटेल में जानने के लिए चैप्टर नंबर 2 है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उसको डिटेल में पढ़ें, ध्यान से सुने उसकी वीडियोस, एक एक चीज़ पानी की तरह क्लियर हो जाएगी, और वो भी प्रीवियस ईयर रेलिवेंट क्वेश्चंस के साथ। बी, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जो भारत का संविधान था वो किसने अडॉप्ट किया, गोद लिया? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने लिया। सी, द पंचायती राज वाज रिकमेंडेड बाय द बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट 1957। पंचायती राज जो था वो किसने सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता कमेटी जो बैठी थी उसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1957 में, 1957 में। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। करेक्ट क्या नहीं है? दैट इज डी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा है जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, वो रक्षा करती हैं फंडामेंटल राइट्स की। क्वेश्चन नंबर 76, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स? कौन है गार्डियन? अब आपको अच्छे से पता होगा, चारों ऑप्शन आपके सामने, एंड आंसर इज सी, सुप्रीम कोर्ट। यूपी पीसीएस 1992 का क्वेश्चन था, फिर से रिपीट हुआ है किसी और एग्जाम में। उसके बाद आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 77, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी गार्डियन? रिपीटेड क्वेश्चन, गार्डियन भाई कौन है? बहुत बार बार रिपीट हो रहा है, याद कर लो। जुडिशरी अब तो अच्छे से याद रहेगा। आर्टिकल नंबर 32 भी याद हो गया होगा, रट गया होगा, 226 32।
78 number questions. Which one of the following is regarded as the protector of the fundamental rights of the citizen and guardian of the Constitution of India? Repeated question. C. Supreme Court. चलिए दोस्तों आगे चलते हैं. Question number 79. Which one of the following rights was described by the Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? Dr. B.R. Ambedkar ने heart and soul, ये कम से कम 10 वीडियो में 10 बार मैंने बोला होगा. तो स्टूडेंट्स जो लगातार जुड़े हुए हैं वो बार बार मुझे बताते भी हैं कि सर कैसे हमारी रिवीजन इतनी शानदार होती है कि हमें बार बार इतना स्ट्रेस नहीं रहता रिवाइज करने का, सब कुछ टिप्स पे याद है. सो दैट इज़ आर्टिकल नंबर 32 जिसकी हमने बात की. इट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. आपके ऑप्शन सामने हैं. डी इज़ द आंसर, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. देखिए कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, रामजी अम्बेडकर, जिन्होंने डिस्क्राइब किया आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनके वर्ड्स थे इफ़ आई वाज आस्क्ड टू नेम एनी पर्टिकुलर आर्टिकल इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर मुझे कहा जाए इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कोई आर्टिकल है तो कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन में? एन आर्टिकल विदाउट विच द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी इन नलिटी, मतलब उसके बिना कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा संविधान है वो बिल्कुल नल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोई मायने नहीं है. आई कुड नॉट रेफर टू एनी अदर आर्टिकल एक्सेप्ट दिस वन आर्टिकल 32, कि मैं और किसी का नाम नहीं ले सकता, सिर्फ एक का ही ले सकता हूँ, आर्टिकल 32. इट इज़ द वेरी सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हार्ट ऑफ इट. इसका आत्मा है, इसके दिल है कॉन्स्टिट्यूशन की. It is also notable that on the various occasions, the preamble to the Constitution is also recognized as the soul of the Constitution, but according to the Dr. B.R. Ambedkar. देखिए ये नोटेबल है कि बहुत अलग अलग ओकेजन्स पे प्रीएम्बल को भी सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है. लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसको सोल कहा है कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 32 है. प्रीएम्बल को भी सोल कहा है, वो किसी और ने कहा है. उसके बाद आगे चलेंगे दोस्तों. दिस इज question number 80 and your homework question. Which one of the following articles was termed as the heart and soul of the Indian Constitution? That is डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिया था. तो अगर ध्यान से वीडियो सुनी है तो बिल्कुल अभी याद होगा, नहीं तो आप रिकैप करके क्विकली आंसर ढूंढ पाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स. प्लीज़ दोस्तों से ज़रूर बांटें, थोड़ा शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें. मैं बहुत एफर्ट लगा रहा हूँ आपके लिए, रोज़ कुछ मसालेदार इन्फॉर्मेशन ढूंढ के, कोरिलेट करके, एक्स्ट्रा सर्च करके तब लेके आ रहा हूँ. ये सारी जो सीरीज़ मैंने अभी चलाई है कि रोज़ आपको एक कुछ मज़ेदार इन्फॉर्मेशन के साथ, कैसा आपको लग रहा है फीडबैक ज़रूर दें. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो.